चैनल पे आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट को कार्टून के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले इसकी कहानी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके इस वीडियो को जरूर से देख लें। मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। दोस्तों, कॉमेंट में जरूर से बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं गोदली भाग 2 के पाठ संख्या 2 विष के दांत। दोस्तों, ये एक कहानी है। लेखक परिचय। दोस्तों, इसके लेखक नरेंद्र विलोचन शर्मा हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा हैं। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद जरूर से कर लेंगे। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा है और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद। दोस्तों, प्रेमचंद इनका उपन्यास है, संत परंपरा और साहित्य। दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से याद कर लेंगे आप लोग। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक भी हैं। सेन साहब की एक काले रंग की 7500 रुपए की कार थी। सेन साहब अपनी लड़कियों को कठपुतली कहते थे। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब की 5 लड़कियां थीं, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एवं आरती था। सेन साहब का एक पुत्र था जिसका नाम कासू था, जिसे सेन साहब प्यार से खोखा कहते थे। गिरधर लाल मदन का पिता और सेन साहब के यहाँ की रानी था। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब की धर्मपत्नी ने मदन को कहा, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह कहानी महल और झोपड़ी के बीच की है। घर के सभी मामलों में कासू या खोखा अपवाद था। आगे बढ़ते हैं पाठ के साथ। प्रश्न संख्या 1 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा विष के दांत। कहानी का उद्देश्य मध्य वर्गीय अंतर विरोधों का उजागर करना है। यह कहानी सामाजिक तथा लिंग भेदभाव की आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दर्शाया गया है। अगला है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बने थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। अगला है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, सेन साहब का बेटा खोखा घर के बनाए गए सभी नियमों के मामले में अपवाद था, जैसे पढ़ाई, खेलकूद इत्यादि। अगला है, सेन दाम्पत्य खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया। अगला है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये व्याख्या करने वाले आपकी परीक्षा में हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी किसी भी पाठ से पूछा जा सकता है, पर उसका लिखने का तरीका एकदम सेम यही होता है। आपको ऐसे ही लिखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। व्याख्या करना है तो इसका क नंबर है, लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात की गर्व है। हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के पाठ विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नरेंद्र विलोचन शर्मा है। सेन साहब की 5 लड़कियां थीं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली तथा आरती। सभी लड़कियों को सेन साहब कठपुतली कहते थे, क्योंकि वह घर में बनाए गए सभी नियमों को मानती थीं। अगला है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा,
प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के पाठ विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। खोखा सेन साहब का इकलौता लड़का था, जिसे सेन साहब ने बड़े लाड प्यार से पाला था। लेकिन खोखा बहुत शरारती था। वह घर के नियमों को नहीं मानता था और किसी के ऊपर हाथ चला देता था। इसीलिए खोखा के इसी दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अगला है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के पाठ विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। उपरोक्त कथन सेन साहिबा का है। जब मदन ड्राइवर से मारपीट कर रहा था तो सेन साहिबा ने मदन की माँ से कहा था, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी कार्टून वाली वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा। तो दोस्तों हमारी कार्टून वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इस पाठ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब आपको उस कार्टून वाली वीडियो से पता चल जाएगा। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जाके देख लें। अगला है, हंग गोवा की जमात में शामिल होने के ललक गया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के पाठ विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। जब मदन सेन साहब के घर गया था तो मदन वहां कार को देखकर ललक गया था और उसे छूना चाहता था, लेकिन ड्राइवर ने उसे छूने नहीं दिया और ड्राइवर उससे हाथापाई पर उतर आया। अगला है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, सेन साहब ने अपने मित्रों से कहा कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। आज की पढ़ाई में क्या रखा है, इसीलिए मैंने उसे स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा दिलाना आरंभ किया है। मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने यह उसका काम है। मेरी तरफ से उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अगला है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वालों के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। अगला है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। अगला है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जब मदन और खोखा के बीच लड़ाई हो रही थी तो मदन के दोस्तों ने उन्हें नहीं छुड़ाया, जिसके कारण मदन जीत गया। और इससे यह साबित होता है कि अगर झोपड़ी वाले महल वालों की मदद अपने ही खिलाफ ना करे तो झोपड़ी वाले भी महल वालों से जीत सकते हैं। अगला है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपराधी से क्यों लगा लेता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जब सेन साहब को पता चला कि गिरधर लाल के बेटे मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए हैं तो सेन साहब ने गिरधर लाल को अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया। जब यह बात गिरधर लाल को पता चली तो वह घर जाकर अपने बेटे को गोद में उठा लिया और कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बिना डरे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा।